याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी, गैर आईनी, मकरू और गासिबाना कब्जे को आज 1 साल मुकम्मल हुआ। भारतीय साजिशों के जाल का एक और साल, कश्मीरियों के मलाल का एक और साल, जज्बा हुर्रियत के इस्तक़लाल का एक और साल, जिद्दोजहद आज़ादी के जाहो जलाल का एक और साल। ये है कश्मीरियों के इस्तेहसाल का एक और साल। यही वजह है कि पूरी दुनिया में कश्मीरी आज यौम इस्तेहसाल मना रहे हैं। रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आज एक बार फिर कश्मीरियों के साथ खड़ा है। नरेंद्र मोदी के लिए एक ही पैगाम है, हम चीखेंगे आज़ादी, जा छोड़ दे मेरी वादी। यही हमारा पैगाम है, यही सुबह है, यही शाम है। मुल्क भर में आप देख रहे हैं कि रैलियां निकाली जा रही हैं, तकारीब का इनेकाद हो रहा है, तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं, सभी का एक ही नारा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर के सफ़ीर वज़ीर आज़म इमरान खान मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद वो कानून साज असम्बली से खिताब भी करेंगे। GNN की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। मैं हूँ सलमान हसन और अब मैं तारुफ़ करवाता हूँ अपने मेहमानों का। इस ट्रांसमिशन में मेरा साथ देंगे, स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर एंकर पर्सन GNN जनाब इमरान खान साहब, आपको वेलकम करते हैं। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब। जनरल साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे सीनियर एंकर पर्सन और GNN के मकबूल प्रोग्राम के व्यू पॉइंट के जो एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर ज़फ़र हिलाली साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। ज़फ़र हिलाली साहब, सर आपसे ही आगाज़ करते हैं, फरमाइएगा ये जो आज आप मुल्क भर में रैलियां देख रहे हैं, हर तरफ कश्मीर का परचम दिखाई दे रहा है और बच्चा बच्चा आज एक बार फिर कश्मीर के लिए आवाज़ खड़ी कर रहा है, आवाज़ उठा रहा है, ये कितना बड़ा पैगाम है और ये कहाँ तक जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा पैगाम है। ये एक ऐसा पैगाम है जो मेरी तो छोड़ें, मेरे ख़्याल में आप मेरे से बहुत कम उम्र है, आपकी ज़िंदगी में भी इस किस्म का सपोर्ट जो हम इस वक्त हमारे भाइयों को मकबूजा कश्मीर में दे रहे हैं वो नहीं होगा। और ये जो हम बता रहे हैं हिंदुस्तान को कि सदियाँ चले जाएं, जनरेशन्स चले जाएं, हम उनके साथ खड़े होंगे, हमारे भाई जो हैं मकबूजा कश्मीर में। तो ये एक बहुत बड़ा ये है सॉलिडारिटी का सपोर्ट, इंडिकेशन ऑफ सॉलिडारिटी बहुत बड़ा है। और देखिए ये हमने इतना बड़ा किया है कि हमारा मैप जो है, हमारा जो पॉलिटिकल मैप है पाकिस्तान का, उसको हमने तब्दील कर दिया है। अब उसमें जो भी पाकिस्तान का मैप नक्शा देखेगा वो देखेगा कि कश्मीर हमारा है और जगह जिनके हमारे लीगल राइट्स हैं और जिधर हमें हिंदुस्तान ने रोका है, हमें दिया नहीं है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी और उन लोगों के साथ जो कर रहा है, वो हर वक्त एक रिमाइंडर है हर पाकिस्तानी को और हर गैर पाकिस्तानी को जो पाकिस्तान आके हमारा नक्शा देता है कि पाकिस्तान जो है पूरा नहीं होगा जब तक कश्मीर उसके साथ नहीं होगा। इमरान, अभी जो जवाब आया है, ज़ाहिर इंडिया तो इसको रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि आग बड़ी बुरी लगी है वहाँ पे और ऊपर से नीचे तक हिल के रह गए इस पॉलिटिकल मैप को देख के। लेकिन आपके ख्याल में इस तरह का ज़ाहिर नक्शा जो है वो जारी करना, इमरान खान साहब जी, ये तो एक संग मील है, तारीख़ी दिन है और आज कश्मीर हाईवे का नाम जो है उसको भी बाकायदा तौर पर श्रीनगर हाईवे रख दिया गया है। तो ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, आपको लगता है ये तमाम जो शाहराएँ हैं, ये रास्ते तमाम श्रीनगर को जाते हैं? देखिए, मैं दो आपको चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। एक तो बतौर पाकिस्तानी, बतौर कश्मीरी, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान को जो करना चाहिए था पाकिस्तान ने उससे कम किया। अच्छा, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान को ज़्यादा मजबूत होना चाहिए था, हमारी मईशत बहुत बेहतर होनी चाहिए थी और हमें आज 70 साल के बाद उस पोजीशन में होना चाहिए था कि हम भारत से कश्मीर अगर वो नहीं छोड़ता तो छीन लेते। यानी मुझे ये लगता है, मेरा दिल ये कहता है कि इतने साल बहुत थे हमें ताकतवर होने के लिए, इतने साल बहुत थे हमें ऐसा बनने के लिए कि हम अपना हक ले सकें या अपने भाइयों को उनका हक दिला सकें। वो हम नहीं कर पाए और उसके लिए कसूरवार कोई एक हुकूमत नहीं है, हम सारे हैं, हमारे अपने लगभग जो 70 साल हैं वो सारे के सारे कसूरवार हैं। लेकिन अब जो लोग ये कह रहे हैं ना कि क्या फ़र्क पड़ता है, एक झंडा एक आपने वो दे दिया, नक्शा नया दे दिया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है,
एक गाना ESPR ने बना दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये वो लोग हैं जिनको वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अंदर से इतने बेहिस हो चुके हैं कि ये इंसानी जज्बात को समझते ही नहीं है। जब पाकिस्तान बन रहा था तो आपको पता है कि उस दौर में लोगों के पास सबसे कीमती चीज क्या थी? सब्ज रंग का एक झंडा होता था जिसको वो दिल के साथ लगा के रखते थे। और अगर हम जंगों की बात करते हैं तो तराने तो उस वक्त भी आते थे, हमने जो है वो जंगों में भी तराने सुने हैं और हौसला बढ़ा है हम लोगों का। एक सब्ज रंग का उनके पास झंडा होता था जिसको वो दिल के साथ लगा कर रखते थे। कोई कपड़ा जमीन पे पड़ा हुआ हो ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वहां से गुजर जाते हैं। लेकिन अगर आपका परचम वहां पे पड़ा हुआ हो ना, तो आपको अंदर एक चुभन शुरू हो जाती है कि नहीं यार, जमीन पे कैसे हो सकता है, मेरा झंडा है। तो कपड़े के एक टुकड़े के साथ अगर आपको लगाव नहीं है तो फिर आप बेहिस हैं। आपकी जुग्राफियाई बाउंड्री जो बनाकर आपको कागज के ऊपर दी जाती है उसको आप ओन नहीं करते, क्योंकि सरहदें अना के ऊपर खड़ी होती हैं, तो फिर आप बेहिस। देखिए, ये बहुत छोटी चीजें हैं, दुनिया इनको तस्लीम करे या ना करे। पाकिस्तान का परचम मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज है, जो कश्मीर का परचम है वो मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज है। कौमों के पास होता क्या है? एक कौमी तराना होता है, एक उनका कौमी झंडा होता है, फ्लैग होता है उनका, एक उनका कौमी नजरिया होता है, एक उनका अपना नक्शा होता है। इन चीजों के ऊपर उनका नजरिया, उनका नैरेटिव पूरा बिल्ट होता है। वो उस तरह के बन जाते हैं जिस तरह का उनको बनना होता है। ये चीजें उनको इकट्ठा करती हैं एक मकसद के लिए। अल्लामा इकबाल ने जब कहा था कि एक नया मुल्क बन जाएगा, लोग सब ये कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक डिफाइन कर दिया कि मुझे लगता है कि ये रियासतें मिलके और यहां से मैं एक नया मुल्क बनते हुए देख रहा हूं। तो दिल की आवाज उन्होंने सबकी कह दी, लोगों ने नक्शा बना के रख दिया। लोग कागजों के ऊपर बैठ के ड्रॉ करना शुरू हो गए कि ये पाकिस्तान बनेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान फिर बाद में बना। तो जब आपके पास नक्शा नहीं है, जब आपके पास झंडा नहीं है, जब आपके पास अपना तराना नहीं है, जब आपके पास अपना कोई नजरिया और नैरेटिव नहीं है, तो फिर आप कैसे खड़े हो सकते हैं? ये वही लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं जो लोग नहीं चाहते। और वो लोग, आपको याद है थोड़े साल पहले ये लोग क्या कहते थे? आज वो कहते हैं कश्मीर को पाकिस्तान की हुकूमत नाकाम हो गई है। थोड़े साल पहले ये लोग ये कहते थे कि पहले अपना कश्मीर से संभाल लो। क्या आपने ये लफ्ज पाकिस्तान में नहीं सुना? ये वो दैरिये टाइप के अजीबोगरीब लिबरल्स हैं जो हर वक्त मुखालफत इनकी सिर्फ होती फौज से है। जब फौज आपको ये कह रही हो कि हमने कश्मीर आज़ाद करवाना, तो ये कहेंगे नहीं 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 करवाना। जब वो ये कह रहे हो कि ये जंग का वक्त नहीं है, इस वक्त हमें एक नैरेटिव बिल्डिंग करनी है, उस वक्त कहते हैं फौरन जाके जंग करो। यानी हर वक्त इनको पाकिस्तान के इदारों की मुखालफत करनी है। मैं ये समझता हूं कि बहुत ठीक है इमरान, बड़ा आपने जो एक पॉइंट दिया, मैं जरा हिलाली साहब की तरफ ये पॉइंट रखता हूं। हिलाली साहब, लेकिन बाज लोग, अगर आपके मैं नाम भी ले लेता हूं सर, मैं पढ़ रहा था अभी, सरदार मसूद साहब कह रहे हैं कि अर्तुगरुल जो ड्रामा है ना, वो देखने से जो है कश्मीर नहीं आज़ाद होगा, अर्तुगरुल बनने से कश्मीर आज़ाद होगा। तो एक तरफ अगर हम ये कह रहे हैं, नैरेटिव ये लेके चल रहे हैं कि नहीं हमने पुरम रहना है, हमने जंग नहीं करनी है, आप आज़ाद कश्मीर के लोगों से मिलें, मुलाकात करें। सर मैं खुद भी मिला हूँ जाके, वो कहते हैं भाई हमें इजाज़त दो, हमने निकल जाना है लाइन ऑफ कंट्रोल के बाहर। देखिए, बात सीधी सादी ये है कि आपको थोड़ा समझना है और सोचना है कि आपका जो हल है, आपका मसला जो है वो आप पूरा कैसे करेंगे। आप अगर समझते हैं कि हम जाके एक मुल्क के साथ हम जंग लड़े हिंदुस्तान के साथ, तो मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि ये जो जंग होगा ये कन्वेंशनल जंग नहीं हो सकता, रह नहीं सकता। अगर फुल स्केल वॉर होगा तो हम सब वो हथियार इस्तेमाल करेंगे जो हमारे पास है, और उसके लिए हम तैयार हैं। तो मगर वो एक ऐसा हथियार है, वो एक ऐसा जंग होगा कि हम छोड़ें, दुनिया पे इम्पैक्ट होगा, इम्पैक्ट इमीडिएटली इम्पैक्ट होगा, वेदर पे इम्पैक्ट होगा, हवा पे इम्पैक्ट होगा, हर चीज़ पे इम्पैक्ट होगा, और बहुत कोई नहीं बचेगा ऐसे जंग से। तो क्या इस जंग को हम सोच समझ के, अगर हमने इस जंग हमारे पे मुसल्लत हुई तो हमें लड़ेंगे, वो तो हमने कह दिया है, इसलिए हम अपने हथियार बना के तैयार हैं। मगर सोच समझ के काम करना चाहिए। हम ये समझते हैं, और बड़ा अच्छा है, हम समझते हैं कि एक तो हमारा लीगल केस है, एक दूसरा जो केस है, हिंदुस्तान की इस वक्त हालत देखें, मूडी की इस वक्त हालत देखें,
वो क्या कर रहा है? उसने एक चीज किया है जो माफ करिए 70 साल में पाकिस्तान नहीं कर सका। उसने कश्मीर के मामले को ऐसा इंटरनेशनलाइज किया है जो हम नहीं कर पाते थे। आज 10 ह्यूमन राइट्स एसोसिएशंस अमेरिका में यूएन को प्रोटेस्ट किया है और यूएन को कहा है कि कुछ करो, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते इस किस्म की जो उस पे उन पे कर रहा है, कश्मीरियों पे जो मूडी काम कर रहा है, वो हिल गया है। एक दूसरी बात ये है, हमारे साथ बड़े बड़े मुल्क आके खड़े हुए हैं। चीन हमारे साथ खड़ा है, तुर्की हमारे साथ खड़ा है। इनकी हमें मदद चाहिए इन द लॉन्ग रन। ये एक ऐसा एक छोटा सा जंग नहीं है, ये बड़ा लंबा जंग है, ये एक स्ट्रगल है और ये होगा। और आप भूल जाए, आपकी जिंदगी में और मेरे जिंदगी में अमन नहीं आ सकता हिंदुस्तान के साथ। मोदी और पाकिस्तान दोनों एक दुनिया में नहीं रह सकते, या वो होगा या हम होंगे, ये हमें पता है, हमें तैयारी करना है। ये सब चीज़ों के लिए फॉर गॉड सेक समझिए कि हम इसको एक मिलिट्री डायमेंशन होता है, एक पॉलिटिकल डायमेंशन होता है, एक डिप्लोमेटिक डायमेंशन होता है। ये सब चीज़ें हमें लेके चलना चाहिए। देखिए मोदी को क्या, उसकी शर्मनाक क्या क्या हुआ है उसके साथ। हालांकि उसको $3 बिलियन अफगानिस्तान को दिया है, अमेरिका ने उसको बातों में, जब अफगान के बातें हो रही थी, उसको अलग कर दिया। जब क्या इधर वो सोच रहा था कि ईरान के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हो रहे थे, ईरान ने भी उसको अलग कर दिया। ह्यूमिलिएशन पे ह्यूमिलिएशन। राहुल गांधी ने कहा है, उसका हिंदुस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उसने कहा है जिस किस्म की शर्मिंदगी चीन ने मोदी की है, मोदी जो है वो अब कैसे रह सकता है, उसको बचना नहीं चाहिए, वो बच हो ही नहीं सकता। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन हम दूसरी जाने बिलाली साहब ये भी देख रहे हैं सर, नरेंद्र मोदी की ढिठाई का आलम ये है कि उसने आज ही का दिन चुना और आज वो राम मंदिर की जो है वहाँ पर वो बुनियाद रख रहा है। वहाँ पर लड्डू 1,25,000 लड्डू जो हैं वो आज बांटे जा रहे हैं। तो ढिठाई का तो बहरहाल ज़फ़र इलाही साहब हमारे साथ मौजूद रहे, कुछ मसरूफियत की वजह से हमारे साथ ब्रेक के बाद नहीं होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, आपका बहुत शुक्रिया इलाही साहब। ब्रेक के बाद हमें आरिफ हमीद भट्टी साहब भी ज्वाइन कर लेंगे, इमरान खान और गुलाम मुस्तफ़ा साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। यौम इस्तेहसाल पर GNN की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, इमरान खान और गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, इमरान जो हैं वो ब्रेक से पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान जो कुछ कर सकता था इस पूरे 1 साल के दौरान, इससे ज़्यादा करना चाहिए था। आपके ख्याल में क्या कुछ किया जा सकता था और वो क्या बातें जो नहीं की गई? पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता, तो क्या कर सकता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बीइंग पाकिस्तानी, मेरी तो ख्वाहिश ये है कि मेरी यहाँ दुआ थी कि 5 अगस्त 2020 में जब बैठते तो हम उनसे अपना पूरा कश्मीर ले चुके होते। लेकिन यकीनी बात है, ये किसी भी मुल्क की आज़ादी एक दिनों का काम नहीं है। हुकूमत की स्ट्रेटेजी बहुत बेहतर रही, लेकिन इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। यकीनन देखें, भारत एक मकार यार है, जोग्राफ़ी लिहाज से इस हिस्से की जो पाकिस्तान की अहमियत है ना, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत ने जो कुछ किया अमेरिका और इसराइल की पुष्टपनाही पे किया। पाकिस्तान अपने अंदरूनी हालात से भी लड़ रहा है, और कल जो स्टेप इन्होंने नक्शे में कश्मीर को शामिल करके मोदी की नींद को हराम किया है, वो वहाँ जो बेचैनी और बेकरारी है, वहाँ का मीडिया फट चुका और खुद मोदी पर लान तान कर रहा है कि तुम हमें सब अच्छा कह रहे हो। उधर चीन में लद्दाख में आके पिटाई होती है, इधर पाकिस्तान श्रीनगर आने की कोशिश कर रहा है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि देखिए, जंग आसान काम नहीं होता। एक दुनिया भर में एक भारत का अब इस वक्त दहशतगर्द के तौर पे मोदी जाना जाता है, एक इंतहा पसंद की शक्ल में जाना जाता है। तो कल का जो इतना बड़ा स्टेप था, इसकी वार स्ट्रेटेजी में ये एक बहुत बड़ा अटैक है, जहां उनकी फ़ौज में, उनकी हुकूमत में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी और नदामत है। लेकिन हमारी फिर भी ये ख्वाहिश होगी, बीइंग पाकिस्तान, 5 अगस्त अगर 21 में हम बैठे हो तो कश्मीर हमारा हिस्सा हो,
और बल्कि हम आगे जाके उनका भी कुछ हिस्सा लेके इमरान खान साहब को तोहफे में दे, ताकि भारत को पता चले किसी के जिस्म से का कुछ हिस्सा छीन कर वो चैन से नहीं बैठ सकता जब तक हम उसका अपना पूरा हिस्सा ना लें। इमरान, जो इमरान खान साहब हैं, वज़ीर इमरान खान साहब, उनके लिए शाह महमूद कुरैशी साहब ये फरमा रहे हैं, यानी चैलेंज दे रहे हैं मोदी को कि भाई इमरान खान को श्रीनगर आने दो, अगर आप में हिम्मत है तो श्रीनगर आप आने दें, और अगर नहीं है हिम्मत तो फिर आप इस मामले में नज़रसानी करें। और खुल्लम खुल्ला वो कह रहे हैं कि भाई आपने आना है ना, आप आएँ मुजफ्फराबाद और देख लें यहाँ पर आपको कितनी हिमायत मिलती है। ये ज़ाहिर है एक चैलेंज देने के एतबार से तो बात है, लेकिन प्रैक्टिकली तो नहीं आपको लगता कि ऐसा मुमकिन है? देखें, ये चैलेंजेस करने ज़रूर चाहिए, आपको एक्सपोज ज़रूर करना चाहिए आपके दुश्मन को। फौज क्या करती है, वो यहाँ पे सहाफ़ियों को कहती है जाओ लाइन ऑफ कंट्रोल पे। मुझे उन्होंने कहा कि आप जाएं लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाके देखें। मैं गया, मैंने जाके अपना काम किया। मैं नकियाल सेक्टर में बिल्कुल जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके साथ जुड़ा हुआ इलाका है, वहाँ से होकर आया हूँ। कल रात को ये प्रोग्राम चल भी रहा था। तो ये अलाउ करते हैं गोरों को, वो चले जाएँ, मुबस्सरीन है उनको वो चले जाएँ, जो डिप्लोमेट्स हैं उनको अलाउ करते हैं वो चले जाएँ। इंडिया क्यों नहीं करता? इंडिया इसलिए नहीं करता कि वहाँ की टेरिटरी को तो इंडिया ओन करता है, वहाँ के लोगों को ओन नहीं करता। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल तरफ रहने वाले मुसलमानों को भी ओन करता है और उस तरफ रहने वाले कश्मीरियों को भी ओन करता है। दोनों तरफ वो कहते हैं जी अपने ही लोग हैं, दोनों तरफ अपने लोग हैं। इसलिए हम टारगेटेड जो है वो अटैक करते हैं, हमेशा पोस्ट के ऊपर अटैक करते हैं। हम अंधाधुंध गोलाबारी नहीं कर सकते, वहां हमारे लोग हैं, उनको नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। भारत को ये एडवांटेज है कि वो हाइट पे बैठा हुआ है, वो लोगों के ऊपर अटैक करता है, सिविलियंस पे। और ये वो ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स है जो पाकिस्तान फौज को ब्लैकमेल करने के लिए वो इस्तेमाल करता है कि हम लोगों के ऊपर अटैक करेंगे अगर आप हमें मारेंगे तो अपने लोगों को बचाना भी जो है वो फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब भारत का देखें, मैं दोबारा बेसिक चीज के ऊपर आ जाता हूं कि हम उनको चैलेंज कर रहे हैं कि आप हमें आने दें। लड़ाई जो है ना, इमरान खान उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा और पाकिस्तान उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा, और करनी भी चाहिए। हमें एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए। देखिए, इस एक साल में हमने, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान ने कुछ हासिल नहीं किया, तो इंडिया ने बहुत कुछ लूज किया है। मैं साबित करता हूं। नेपाल के साथ इंडिया के ताल्लुकात आज बहुत बुरे हैं, एक साल पहले बहुत अच्छे थे। अफगानिस्तान के साथ इंडिया के ताल्लुकात एक साल पहले बहुत अच्छे थे, आज बहुत बुरे हैं। जिन तालिबान की टॉक्स के अंदर वो बैठना चाहता था एक साल पहले, अब वो बैठने का नाम नहीं ले सकता, तालिबान ने लात मार के निकाला उसको। ईरान, जिसके अंदर चाबहार में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा था और रेलवे की एक लाइन अफगानिस्तान से ईरान तक लेकर जा रहा, ईरान ने भी उसको फारिग कर दिया है। बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल कर रहा है, उसके इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब हो गए हैं। भूटान इस वक्त अपना दूसरा ऑप्शन सोच रहा है कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए किस दूसरे मुल्क पे इन्हिसार कर सकते हैं। ये है इंडिया का लूज करना। लद्दाख में उसको मार पड़ी है, ये एक और चीज है। इंडिया ने बहुत कुछ लूज किया इस एक साल में। सिर्फ आप ये ना देखें कि हमने कश्मीर आजाद नहीं करवा लिया, आप ये देखें 370 खत्म होने के बाद इंडिया के साथ क्या क्या हुआ इस खित्ते में। इंडिया पिछले 50 साल में इतनी जंग नहीं हारा सफारती महाजों के ऊपर और उनके अपने खारजा महाजों के ऊपर, जितनी जंग वो इस दफा इस एक साल के अंदर हारा है। दुनिया भर के इदारे वहां पे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की बात कर रहे हैं। सिटीजन बिल जो वो लेकर आए वो इंतहाई मुतनाज़ हो चुका है। इंडिया ने कई अमेरिकन के इंडिया में आने पे पाबंदी इसलिए लगाई कि वो इनके पोल खोलते हैं आकर। तो इंडिया बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। थोड़ा इसको इस तरह चलाएं, लेकिन एक बात याद रखें, लड़ाई शुरू हो गई ना तो फिर खत्म तभी होगी जब फैसला हो जाएगा। याद रखिएगा, वो इसलिए कि अमेरिका ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया था ना, तो उनको लगता था टूटा फूटा मुल्क है, छोटे छोटे से लोग हैं। वो एक छोटा सा उनका था मुल्ला इब्राहिम सदर, वो उनका एयरफोर्स का चीफ था, जिसके बाद तैयारा ही कोई नहीं था लड़ने वाला। आपको पता है पिछले 19 साल से वो अमेरिका को मार रहा है। अमेरिका आज तक उस बंदे को नहीं पकड़ सका। गोरिल्ला वार में वो 4000 अमरीकी और 10,000 से ज्यादा दूसरे फौजी मार चुका है। वो एक आदमी आज तक इनके काबू नहीं आया। तो जो सन ऑफ द सॉइल होते हैं ना, वो फिर अपना रास्ता बना लेते हैं। जंग शुरू करना आसान है, खत्म जो है वो फिर आज़ादी की उमंगों के साथ होती है। ज़ाहिर है, लेकिन जो तर्जुमानी है वही करनी पड़ेगी और इमरान खान साहब जो हैं वही कर रहे हैं। क्या वाकई कर रहे हैं? और साथ साथ ये कि इस तमाम तर प्रैक्टिस का नरेंद्र मोदी पे, जैसे इमरान तो कह रहे हैं कि नुकसान हुआ है, लेकिन क्या सुपर पावर जो कि अमेरिका तस्वुर की जाती है उसका आशीर्वाद अभी तक है भारत के साथ? और अगर ये रहता है तो फिर पाकिस्तान किस तरह से अपनी जो पॉलिसी है उसमें कामयाब हो सकता है? क्योंकि अमेरिका के साथ बेशक जैसे भी ताल्लुकात हो, लेकिन चलता जो है वो चलती है अमेरिका की है। तो एक ब्रेक ले लेते हैं और जब वापस आएंगे तो इसी पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। क्या चाहते
चाहते हैं? क्या चाहते हैं? GNN की ये खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है और इस ट्रांसमिशन में हमें जो लोग इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनका तारुफ़ करा दूं। सबाउद्दीन साहब हैं, दिफाई तज़कियाकार, उन्होंने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है और साथ साथ हमारे आरिफ हमीद भट्टी साहब मौजूद हैं ही। सईद काजी साहब ने भी, सीनियर तज़कियाकार हैं GNN के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। इमरान खान भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो गुफ्तगू का सिलसिला जहाँ से मुनक़ता हुआ था भट्टी साहब, वहीं से इसको दोबारा शुरू करते हैं। जो इमरान खान साहब, हमारे इमरान खान साहब जो बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, वो यही कह रहे थे कि जी भारत को नुकसान पहुंचा है भट्टी साहब अपने पड़ोसियों के हवाले से, जो ताल्लुकात हैं ख़ित्ते में, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, ईरान हो या अफ़गानिस्तान हो। लेकिन एक पॉइंट जो ब्रेक से पहले मैंने भी रेस किया, वही सवाल मैं आपकी तरफ रखता हूँ कि अमेरिका जो है, ज़ाहिर है वो सुपर पावर है, तो अमेरिका के आशीर्वाद के बग़ैर आपको लगता है कि ये मसला हल हो सकेगा? क्योंकि हमें याद है जब पिछले साल मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप से, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़े चहक रहे थे और कह रहे थे कि जी मैं तो तैयार हूँ, सालिसी की पेशकश कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर सर क्या हुई सालिसी? देखिए सलमान, नेपाल या बांग्लादेश से भारत के तल्लुकात इस वक्त अहमियत का हामिल नहीं है। अगर भारत के पीछे कोई है तो वो अमेरिका है या इसराइल है, और मेरा ख्याल है वो स्टिल अभी तक है वो, क्योंकि इस खित्ते में जो जोग्राफी लिहाज से मुल्कों की सिचुएशन है ना, भारत और इस वक्त अमेरिका का हिस्सा है। मेरी अपनी असेसमेंट है कि भारत की आशीर्वाद ना होती अमेरिका की, तो भारत ये जुर्रत कर नहीं सकता था जो 5 अगस्त 2019 में उसने की। तो अब पाकिस्तान ने, यकीनी बात है, इस मौके पर अमन के लिए हर रास्ता, हमारे प्राइम मिनिस्टर की UNO में स्पीच बहुत अच्छी, कल बहुत बड़ा स्टेप, लेकिन मेरे ख्याल में अगर वो फिर भी भारत बाज नहीं आता, यकीनन हम ना पाकिस्तान जंग चाहते हैं, पूरी दुनिया इस वक्त मोदी को एक दहशतगर्द मुल्क करार दे चुका है, उनकी आपस में जो कानून साजी की है, लेकिन अगर भारत बाहर नहीं आता, देखें किसी मुल्कों को आज़ाद कराना आसान नहीं है, उसके लिए कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं, लाखों लोग शहीद होते हैं। पाकिस्तान क्या एक दिन में बन गया था? उसके लिए खाली हमने तराना नहीं था कहा, उसके लिए एक तवील जदोजहद थी। तो मेरा ख्याल है कि जो सफारती सतह पर पाकिस्तान को कामयाबियाँ हो रही हैं, अगर जंग की भी ज़रूरत हुई तो ये जो हमने एटमी पावर बने हुए हैं, मोदी की नई चाय के खोखे के इफ्तिदा के लिए नहीं रखा हुआ। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजी के साथ ठीक जा रहा है। ये पाक फौज को बेहतर पता होता है किस मौके पर क्या करना है, लेकिन कश्मीर हमारी रगों में था, है और रहेगा। ये हो नहीं सकता कि हमारी रग पे उनका अंगूठा हो और हम सांस आराम से ले सकें। तो इंशाअल्लाह ताला आज नहीं तो कल श्रीनगर में जाके पाकिस्तान की आवाम इसी तरह रहेगी जिस तरह लाहौर और इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह। सबाउद्दीन साहब, सर इसके लिए लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, सफारती कोशिशें करनी पड़ती हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। आपको लगता है कि जिस तरह से इस हुकूमत ने काम किया है, जो सफारती कोशिशें की हैं, ये काफ़ी हैं बैनुल-अक़वामी बरादरी को झंझोड़ने के लिए, ख़ासकर UN को उसको हिलाकर ज़रा बताने के लिए कि भाई ये आप ही की करारदादें हैं जिस पर आप खुद ही अमल दरामद नहीं करा पा रहे। जहाँ पर वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं वहाँ पर तो फौरी तौर पे मदाखलत होती है, अमेरिका जाता है, मशरिकी तैमूर को भी आज़ाद करा लेता है। सूडान में अगर शिमाली सूडान को आज़ाद कराना हो, वहाँ पर रेफरेंडम कराना हो तो वो भी करा लेता है। जहाँ अपनी ज़रूरत है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, वहाँ आप करा लिए। यहाँ मुसलमानों का इस्तेसाल हो रहा है पिछले कई दहाइयों से, उसके लिए कोई कदम नहीं उठाता। सलमान, सबसे पहले तो हमें इस बात का इदराक होना चाहिए कि आज के दिन यानी मसला कश्मीर जिस तारीख़ के दोराहे पे खड़ा है, यहाँ से इसने किसी लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ ही बढ़ना है। वो स्टेलमेट ख़त्म हो चुकी है, वो स्टेटस को ख़त्म हो चुका है। आपने बिल्कुल बात दुरुस्त की। हिंदुस्तान ने ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की 1948 की रेजोल्यूशन को स्क्रैप किया, उसके बाद 1972 का शिमला अकॉर्ड का आर्टिकल 2 जिसमें मेंशन था कि हम कोई एक तरफा चेंजिंग नहीं करेंगे स्टेटस को में, वो स्क्रैप किया। उसके बाद 1999 का लाहौर डिक्लेरेशन है। ये सारे फाड़ के इन्होंने पर्चियाँ हमारे चेहरे पे दे मारी। लेकिन इसके अंदर मुझे एक गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है पाकिस्तान के लिए। इससे पहले ऐसा बेहतरीन मौका नहीं आया जहाँ पर हिंदुस्तान से यके बाद दीगरे
बहुत सारी गलतियां हुई हैं। देखिए, हुकूमत जिस डायरेक्शन में जा रही है, मेरे ख्याल में वो डायरेक्शन बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पे मैं इस एफर्ट को 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँगा। पहली बात, हमें एक फुल फ्लेज डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव हिंदुस्तान के खिलाफ लॉन्च करने की ज़रूरत है। अभी तो शुरुआत है, अभी आपने एक पॉलिटिकल मैप भी इंट्रोड्यूस कराया। पिछले 1 साल से आप कोशिश कर रहे हैं अपने एलाइज, आपके जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं, आपके दोस्त कंट्रीज़ हैं, उनके साथ आप लॉबिंग की कोशिश कर रहे हैं। यूके बेस्ड आपके जो कुछ लॉ फर्म्स हैं, उनसे बातचीत आपकी चल रही है। आप खतूत लिख रहे हैं, फॉरेन ऑफिस इंगेजमेंट की कोशिश कर रही है। तो सबसे पहले जितने पाकिस्तान के सिफारत खाने बाहर हैं, उन सबको एक फुल फ्लेज ऐलान जंग करना चाहिए डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर, जिसके अंदर हिंदुस्तान की पर्टिकुलरली इंसानी हुकूक की जो पामाली है कश्मीर में, उसको हाईलाइट करना चाहिए। और जाहिर है उसके बाद जो हमारा स्टांस है कश्मीर के ऊपर, हमारा क्लेम है, उसको रिअफर्म करना चाहिए। दूसरे डोमेन में आप आइए। दूसरे डोमेन में लॉफेयर का डोमेन है, यानी आजकल वॉरफेयर की जगह में लॉफेयर की टर्म यूज होती है। यानी जितनी हिंदुस्तान से कानूनी गलतियां हुई हैं, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है, यानी एक आर्टिकल के पहले शिक को सामने रख के चौथे को अमेंड किया, और उन्होंने अपने आप को इस एब्रोगेशन की परमिशन दी है। तो आपको मजाक है, आप थोड़ा सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर स्टडी करें तो आपको लगेगा कि ये किस तरह भोंडे तरीके से उन्होंने मजाक किया है। तो वी नीड टू लॉन्च ए फुल फ्लेज अनाउंस्ड लॉफेयर अगेंस्ट इंडिया ऑन इंटरनेशनल फोरम्स। तीसरे प्रॉन्ग पे आइए, तीसरे डोमेन में आइए। देखिए, इस वक्त भी अक्टूबर 2019 के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में काफ़ी सारे पिटिशंस ज़ेर इल्तवा हैं, कुछ हियरिंग में हैं, और वो हमने फाइल नहीं की, वो हिंदुस्तानी पीपल विद द कॉन्शियस जो एक्टिविस्ट थे, ह्यूमन राइट्स के फॉलोअर्स थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, इंडियन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की हुई है। इसका मतलब है कि हिंदुस्तानियों का ज़मीर जिंदा है। वी नीड टू रीइंफोर्स द सेम वॉइसेस इन द इंडियन मासेस। जो हिंदुस्तान के अंदर सिविल सोसाइटी है, जो एक वाइब्रेंट सोसाइटी है, जिसको सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है, उसको हमें रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है। और देखिए, इसमें तो बहुत कहानी मुख्तसर है। आप हमारे क्लेम को तो बाद में देखिए, सर मैं माजरत के साथ मैं इंटरप्ट आपको करूंगा, है उसको तो आप जो पॉइंट दिया है 1 साल से। सर मैं ज़रा, मुझे इजाज़त दीजिए इंटरप्ट करने की। आपने बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है। मैं काजी सईद साहब की तरफ ये पॉइंट लेके आ जाता हूँ, उनको भी ताकि शामिल गुफ्तगू कर लें कि जो भारत की जो सेन वॉइसेस हैं काजी साहब, सर बहुत सारी वॉइसेस हैं वहाँ पे अदाकार हैं, वहाँ पे फ़नकार हैं जो बातें करते हैं, लेकिन होता क्या है आखिर में तो वही जय हिंद का नारा लगा रहे होते हैं और मेरा हिंदुस्तान महान का नारा लगा रहे होते हैं। उनको ज़ाहिर है वहाँ रहना है, तो जितनी भी सेन वॉइसेस हैं उसका एंड रिजल्ट तो कोई भी नहीं निकलता। तो फिर दूसरे क्या करेंगे अगर जो भारत में, इंडिया में रहने वाले कुछ नहीं कर पा रहे? तो देखिए, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स का एक प्रॉब्लम होता है, और वो ये होता है कि वो उन्हें जब तक तबकाती जुड़त नहीं मिलती वो महदूद हो जाती। अभी हम किसी भी आप नेशनलिस्ट मूवमेंट को देख लें, कश्मीर का मसला हो, कश्मीर वाइज मसला नहीं है वहाँ पे बेशुमार वहाँ पे ऑप्रेस्ड नेशनलिटीज़ हैं। और ये जो स्ट्रगल और ये जो जंग है, देखें मैं एक और आपको बात बताऊँ, मोदी मुसलमानों के साथ तो जुल्म करता ही है, कर भी रहा है, ये उसकी बुनियाद है। मगर ये जो अब कोविड में उसने जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उसमें तो मुसलमान भी थे और हिंदू सबसे ज़्यादा थे, उनका क्या असर कर दिया उसने। तो मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर की जो आज़ादी है और कश्मीर के जो वहाँ पे ऑप्रेस्ड नेशनलिटीज़ हैं, इनकी स्ट्रगल को आपस में जोड़ना पड़ेगा। ये बाकी जो है ना, ये शोगल सोसाइटी वहाँ भी है, यहाँ भी है, एहतजाज किया, ये फिल्म इंडस्ट्री, ये अपने पैसे वैसे बनाए, फिल्मों में काम करें, ऑटोग्राफ दिया करें, फ़ोटो सेशन भी करें, मगर इसका हल एक ही है, और वो है भारत के मेहनत का शवाम, जो कभी कभी अभी पिछले 2 सालों में 20 करोड़ लोग स्ट्राइक पर गए। किसी भी एक बड़े मीडिया ने इसकी एक सिंगल कॉलम की खबर नहीं दी, हालांकि तारीख़ इंसानी की यह सबसे बड़ी स्ट्राइक थी मोदी की माशी बेहूदगी के खिलाफ। और इसको मैंने इसको जिक्र किया थोड़ा सा। बात यह है कि ये स्ट्रगल जोड़नी पड़ेगी। अकेले अकेले करके मारते हैं हमें, असम में अलहदा मारते हैं, कश्मीर में अलहदा मारते हैं, वहाँ अकेले अकेले करके मारते हैं। ये जो जंग है आज क्या है, आज मुझे जो उनकी CPIM के पलगाम से उनके जो मेंबर हैं, MLA हैं, उनका मैं देख रहा था, ट्वीट भी आया हुआ था और उनका इंटरव्यू मैंने पढ़ा। वो कह रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है इस वक्त,
इस वक्त वहाँ पे जितनी मैशत थी एक आम आदमी की, एक मेहनत कश की, एक कारोबारी की, एक मिडिल क्लास की, वो कोलैप्स कर गई है। और ये हालत भारत के दूसरे जगहों में भी है। तो मसला क्या है? मसला ये है कि कश्मीर को सिर्फ कश्मीर की आज़ादी नहीं चाहिए, इंडिया की तमाम अप्रेस नेशनैलिटीज़ को आज़ादी चाहिए, और इस बेहुदा माशी निज़ाम से आज़ादी चाहिए, इस रूलिंग एलीट से आज़ादी चाहिए, जिसका एक, मैं जिसे कहूँ, गमाश्ता है। मोदी जो है उनका एक मुलाजम है जिसे वो लेके आए हैं, अकेले अकेले करके ये हमें मारते हैं। ये है डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज गया था, छोड़ गया इसको, आज भी यही चलता है, अलग अलग करके मारो। जब तक जुड़त नहीं होती जबान से और इससे बुलंद होके इन एथनिसिटी से हाथ जोड़ के, इन्होंने दुश्मन एक है, उस दुश्मन के खिलाफ आपको भी एक होना पड़ेगा। और जब तक एक नहीं होते, ये अलग-अलग करके हमारे साथ खेलते रहेंगे, इधर हिंदुत्व बेचते रहेंगे, उधर जो है अप्रेस्ट करते रहेंगे, अपनों को भी मारेंगे और हमें तो मारते ही हैं। इमरान, आपके ख्याल में काजी साहब तो जो हैं वो तो एक स्टेप और आगे चले गए? नहीं जी, सिर्फ कश्मीर नहीं है, जो भी वहाँ पर जुल्म हो रहा है, खा वो किसी रियासत में भी हो रहा हो, तो आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान जो है वो टुकड़े टुकड़े हो सकता है? देखिए, इसको एक आप इंडिया के एंगल से देखें और एक पाकिस्तान के एंगल से आप देखें। इंडिया के एंगल से आप देखें तो वहाँ रहने वाले मुसलमान वो भारतीय शहरी हैं, और वो अगर भारत के साथ प्यार करते हैं, उनकी क्रिकेट टीम को जितवाना चाहते हैं, या उनके दिल उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो कोई गलत काम नहीं कर रहे। वो उनकी सरजमीन है, वो वहाँ पे रहते हैं, वो उसको ओन करते हैं, वो उस मुल्क से प्यार करते हैं, उस खित्ते से प्यार करते हैं, तो ठीक है, वो गलत बात नहीं कर रहे वो। अब दूसरी बात यह है कि वो उनके हुकूक जो है जब उनके छेड़े जाते हैं या उनको परेशान किया जाता है तो वो एहतजाज करते हैं। एहतजाज वो करते हैं वहाँ की हुकूमत के खिलाफ, एहतजाज वो करते हैं वहाँ की पॉलिसीज़ के खिलाफ, लेकिन उस हुकूमत और पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज करते हुए वो अपने मुल्क के खिलाफ नहीं हो जाते, क्योंकि उनके पास जो आईडी कार्ड है वो भारत का है। लेने तो नहीं होते ना हुकूक, आपको फिर देने भी तो होते हैं ना। जब आप अपनी बात करते हैं कि जी हमें चाहिए, जब हुकूक नहीं मिलते तभी लोग खड़े हो जाते हैं ना भाई। जब हुकूक नहीं मिल रहे तो लोग खड़े हो गए, उन्होंने आवाज उठाई अपने हक के लिए, पॉलिसीज के खिलाफ, हुक्मरानों के खिलाफ, स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। लेकिन उनके खिलाफ होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने मुल्क के खिलाफ हो गए। वो मुल्क उनका, उनके पास उसका आईडी कार्ड है, उसका पासपोर्ट है, उसके ऊपर वो ट्रेवल करते हैं, वहां से वो खाते पीते हैं, वहीं पे वो रहते हैं, वहीं पले वहीं मर जाएंगे वो, तो वो उनका अपना इलाका। अब आ जाए पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से या मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए। एक तो हमारी डेफिनेशन खराब की गई है कौम की, हमें ना उन्होंने जोग्राफिया के अंदर बंद कर दिया। ये पिंजरा है, इसके अंदर जो है मुसलमान वो पाकिस्तानी है, ये वाला जो पिंजरा है इसके अंदर रहने वाले मुसलमान जो है वो अफगानी है, ये जो तीसरा पिंजरा है इसके अंदर रहने वाले मुसलमान जो है वो बंगाली हैं, और इसके बाद कुछ पिंजरे अरबों ने अलग अलग बनाए हुए हैं और सबके अपने अपने पिंजरे हैं और जोग्राफियाई हुदूद हैं, और उसके अंदर तमाशा लगा हुआ है हर जगह पे कि ये मुसलमान है और हर ये पिंजरे में मुख्तलिफ किस्म का दाना भी डाला जा रहा है। पाकिस्तानी कोई कौम नहीं है, कौम है मुसलमान। जब तक आप इस बात के ऊपर नहीं आएंगे, एक कलमा आपके नबी ने आपको 1400 साल पहले सिखाया था, उस कलमे ने आपको एक कौम बनाया था, आप उस कलमे की छतरी के नीचे खड़े हो जाएंगे जब पूरा आलमे इस्लाम एक कौम बन जाएगा। अब यहां पर सवाल, और जोग्राफियाई हदूद से बाहर निकलेंगे तो फिर आप एक दूसरे के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे और दुनिया आपको या आपके खिलाफ कुछ करने से पहले 10 बार सोचे। ठीक है, अब ये तो एक लग रहा है कि बहुत बड़ा ख्वाब है भट्टी साहब कि उम्मत मुस्लिमा जो है वो एक हो जाए, क्योंकि हम जब बात करते हैं कि जी हम खित्ते की बात करते हैं, अरब खित्ते की, तो ज़ाहिर नज़रें तो हमारी वही होंगी ना। हम तो वहीं देखेंगे कि उम्मत मुस्लिमा जो है वो तो उसी की छतरी तले जो है वो नीचे आएगी, तो वहां से क्या मैसेज जाता है सर? OIC नहीं आएगी। तो यही तो सवाल है, फिर कौन बनेगा? फिर लीडर कौन बन के दिखाएगा? सर एक सेकंड, एक जुमला सिर्फ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अरबों से ये चीज चली जाएगी और चली गई। अच्छा, अब आपको लीड करना पड़ेगा, लीड करें। कौन लीड करेगा सर? क्या इमरान खान लीड करेंगे? सलमान, मेरे ख्याल में इमरान की ये ख्वाहिश अच्छी है, लेकिन काश हम आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलते तो आज स्टेज ही ना आती। सर रियासत मदीना बना तो रहे हैं। ओ यार छोड़ दे, मैं वो आज के दिन उसको डिस्कस नहीं करते। मुझे बताएं, मोदी को यूई ने बुला के कौन सा इनाम दिया? आप इनसे उम्मीद रख रहे हैं? सर सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट वहाँ कितनी है? याद रख लें, आज भी, कल भी, या 20 साल बाद भी मकबूजा कश्मीर के लोगों ने जब सोते हैं और जब जागते हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। अगर आप ये कहें कि इस मौके पर दुनिया की कोई दूसरा मुल्क आके मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए कोई कुर्बानी दे तो ये नामुमकिन है। अच्छा, वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की हुकूमत ने फैसला करना है इस जंग को सफारती सतह पर कैसे लड़ना है, डिप्लोमेटिक कैसे लड़ना है, या दूसरे तरीक़ों से कैसे लड़ना है। अगर
दुनिया के मुसलमान एक हुए होते तो आज हमारा ये हाल होता। आज भारत जुर्रत कर सकता था मकबूजा कश्मीर की तरफ देखने का, आज अमेरिका जुर्रत कर सकता था कि चीन के भारत के साथ दोस्तियां करे। ठीक है सर, हमारे जो इस्लामी ममालिक है उनकी सारी इन्वेस्टमेंट तो इनके अमेरिका और सुपर पावरों के पास है। फिर इमरान दूसरे को क्यों ब्लेम करें? सर सिर्फ आप मुसलमान, देखिए आपने छेड़ा ना मुसलमान फिर कैसे एक होंगे? भाई आप दुनिया में कहीं भी ट्रेवल कर लें, मैं ट्रेवल करता हूं, कौम एक होना चाहती है। ये लीडर्स की दो नंबरी है। जिस दिन इनसे जान छूट गई ना बेईमान लीडर से, जिनके खानदान पूरे के पूरे मुसल्लत हैं पूरे मुसलमान मुल्कों के ऊपर, और ये मुसल्लत ऐसे नहीं है, ये प्लान के तहत पिछले 70-80 साल में 100 साल में ये किया गया है। इन लोगों को घेर घेर के लाया गया, इनको इक़्तिदार बना बना के दिए गए ताकि ये डिवाइड हो जाए। हमारे हुक्मरान किसी और कुमाश के लोग हैं और हमारी अवाम जो है, जो लोग हैं, वो उनके अंदर कौमियत जिंदा है। उसको जब तक उनके हाथ में वो किताब है ना जिसको कुरान पाक कहते हैं, जब तक वो एक अल्लाह के सामने सजदा करते हैं खाना काबा की तरफ सर करके, उसकी तरफ मुंह करके, तो तब तक उनके अंदर से ये चीज नहीं निकल सकती। तो इमरान देखिए वो जो हम सजदे में जाते हैं सुभाना रब्बी अला सुभाना रब्बी अला, अगर हम उस हस्ती को मानते और उसके कदम पे चलते, डू यू थिंक हमारे ये हालात होते? सर हमारी आपने बहुत बातें की, मुझे एक फिक्रा बोलने दें। बताएं सर। आप कोई एक आयत पढ़ें जाके किसी 7 स्टार होटल में जाके, हॉस्पिटल में जाके, और उस आयत के बदले कहें मुझे टीका लगा दो मुफ्ती। आपके मुल्क में जो कौमें हैं पहले उनको तो एक कर लें। आपकी गेटेड कम्युनिटीज में और कौम रहती है, आपके म्यू अस्पताल में और कौम जा रहा है ना सर, आपकी बात को सेकंड कर रहा हूं। बात ये है कि यहाँ आप ये तो ठीक है, हम कलमा सारे पढ़ते हैं, मैं जाके कहता हूँ यार ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान हूँ, तुम भी मुसलमान हो, मैं मर रहा हूँ, मेरे दिल में बड़ा दर्द उठा है, एक चीरा दे के मुझे जिंदगी दे दो, पहले फीस ये इधर रख आयत को, पहले पैसे निकाल, ये कहते हैं। ये सबाउद्दीन साहब जंग ही करनी पड़ेगी आज सर, यही 20 साल बाद करें। ये सवाल है सबाउद्दीन साहब कि क्या इसका हल जो है वो फिर जंग ही है? क्योंकि अंदर से आवाजें आ रही हैं कि अर्तुगरुल ड्रामा देखने से कुछ नहीं होगा, आपको अर्तुगरुल बनना पड़ेगा। तो इमरान खान साहब जो है वो ड्रामा तो दिखा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है अर्तुगरुल बन के वो कुछ कर भी सकते हैं? देखिए, मैं बिलकतई तौर पे वॉर मॉन्गर नहीं हूँ, न मैं जंग का हामी हूँ। जंग की बड़ी होलनाक नताइज होते हैं, लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान के तनाजुर में जंग अगर हो जाए तो फिर ना हिंदुस्तान हारेगा ना पाकिस्तान हारेगा, इंसानियत हार जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जंग की सूरत में लिमिटेड वॉरफेयर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे जो कन्वेंशनल फोर्सेस का जो रेशो का डिफरेंस है, जो एसिमेट्री है, और जो हमारे न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की सूरत हाल है, उसमें तो जो भी जंग होगी वो न्यूक्लियर जंग होगी। तो बायलेटरल तो हमेशा जंग ही होती आई है, और मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि दोनों ममालिक में जंग हो। लेकिन मेरे ख्याल में यही फैक्टर, यही मुद्दा हमें इंटरनेशनल कमिटी, जितने बैनुल अक़वामी इदारे हैं, जितने भी कमिटी ऑफ नेशंस के सामने ले जाने की जरूरत है कि दुनिया में सिर्फ एक ही जगह रह गई है जहां पे न्यूक्लियर जंग हो सकती है। वहां अब दुनिया में सिर्फ कश्मीर का मसला है जहां जो न्यूक्लियर। सर एक सेकंड, अब आप ये कह रहे हैं कि ठीक है चलें जी, जंग के खिलाफ हैं, जंग नहीं चाहते सर, लेकिन आपको जो ग्राउंड रियलिटी उसको भी देखना पड़ेगा। इमरान एक सेकंड यार, यार कश्मीर के अंदर इंडिया मारे तो इंसानियत नहीं हारती, अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका मारे तो इंसानियत नहीं हारती। साहब आपसे मैं चाहूंगा, आप माशाल्लाह हार रही है ना, इंसानियत हार रही है। आपका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, गिलगित बल्तिस्तानिया में आपने किताबें भी लिखी हैं। 1 साल हो गया आज 5 अगस्त को, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे 10 साल भी अगर भारत यही सूरत हाल रखता है तो हम उस वक्त भी यही बातें कर रहे होंगे जो आज कर रहे हैं। नहीं, जंग नहीं होनी चाहिए, जंग के खिलाफ है, और उधर हमारी बहन बेटियों बच्चों के साथ वो जुल्म करता रहे। देखिए आप जी सबाउद्दीन जी, देखिए इस वक्त मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं। देखिए 7 दहाइयां गुजर गई हैं, 70 साल हो गए हैं, ये चल रही है। ये पहला मौका है कि जहां पर हिंदुस्तान का अपना प्लान उनके अगेंस्ट चला गया। देखिए इन्होंने जब 370 और 35 में एब्रोगेट किया था तो इनके जहन में क्या था? पहली बात उनके जहन में यह थी कि इससे जज्बे हुर्रियत में कमी आएगी,
यानी रियासत में जो फरवर है, इस्लामिक फरवर है, उसमें कमी आएगी। सर जज्बे हुर्रियत नहीं आ रही सबाउद्दीन साहब, मसला ये हो रहा है कि कमी जो आ रही है वो अब कश्मीरियों की जो डेमोग्राफी है, कश्मीर की डेमोग्राफी उसमें आ रही है। वो तो एक कुछ अरसे के बाद जाके कहेंगे लो जी करा लो प्लेबिसाइट, आ जाओ, इस तस्वाबे राय का शौक था ना, आ जाओ करा लेते हैं। उस वक्त तक तो वो पंडितों को भर चुके होंगे वहां पे कश्मीर में, और वो कर रहे हैं ये वहां पर बाय लॉ। देखिए मेरे और आपके दरमियान ना एक बड़ा फ़र्क है। मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं ये ऑन एयर कहूँ। मैं गिलगित बल्तिस्तान का बाशिंदा हूँ। हम और कश्मीरी वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बाय चॉइस पसंद किया है। हमने पाकिस्तान के बारे में खुद डिसाइड किया, हमारे बुजुर्गों ने डिसाइड किया, जाने दी, खून बहाया और पाकिस्तान को हमने अपनाया है और पाकिस्तान ने हमें अपनाया है। हमारे जज्बात आपसे डिफरेंट है। आप जब 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस मिली तो आप ऑटोमेटिकली पाकिस्तानी बन गए। मेरे एहसासात जो हैं वो कश्मीरियों के एहसासात के इनलाइन हैं। जो मैं सोच रहा हूं सर, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा सर माजरत के साथ अगर ऐसा होता है, आपकी बात अपनी जगह है सबाउद्दीन साहब, सर आपकी बात अपनी जगह है। मेरा घर श्रीनगर में यार, मेरे साथ बात करवा दें। हाँ मैं ये कह रहा हूँ पिछले साल, सर पिछले साल की बात है ना, आप ये कह रहे हैं ना, मैं आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ, पिछले साल की बात है ना, कोहाला से लेके मुजफ्फराबाद तक जाके कवरेज की थी। वहां पे जो बच्चे भी मिले ना वो कह रहे हैं कि भाई हमें इजाजत दो, हमें आप बस इजाजत दे दो कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाके जो है ना वहां से हम खड़े हो जाएं। हम ये का हाल है, ये मैं आपको बता रहा हूं। वहां के जो लोकल्स हैं, आपकी बात अपनी जगह, वहां के लोकल्स कहते हैं कि जी इस मसले का हल जंग है। ये कश्मीरियों की बात हो रही है, आजाद कश्मीर में रहते हैं। मुझे सिर्फ एक नुकता जी जी देखिए, मैं एक चीज मैं अर्ज करता हूं, ये बात बिल्कुल ठीक है, जंग नहीं होनी चाहिए, जंग से नफरत करनी चाहिए, जंग से हद्दुल इम्कान बचना चाहिए, लेकिन इंसानियत हार जाएगी। इस तरह हमें बुज़दिल मत बनाइए साहब। अफगानिस्तान में जब अमेरिका ने मारा तो इंसानियत नहीं हारी, लीबिया में जब उन्होंने मारा तो इंसानियत नहीं हारी, इराक में जब उन्होंने मारा तो इंसानियत नहीं हारी। क्या हम हिंदुओं के साथ लड़ेंगे तो इंसानियत हार जाएगी सर? ऐसा नहीं होगा सर। अगर एटॉमिक लड़ाई भी हो जाती है तो एक दिन तो मरना है सर, तो क्यों ना लड़के मर जाएं, किसी मकसद के लिए मर जाएं सर। कोरोना वायरस में इतने सारे लोग मारे गए, एक एक्सप्लोजन हादसाती तौर पे कह रहे हैं बेरूत में हो गया है, वो कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल में बतौर मुसलमान हमारा ईमान होना चाहिए कि अगर किसी मुसलमान को चोट लगी है तो वो मुझे लगी है। वो कहता था ना इकबाल के, चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। वो बेताबी नजर नहीं आ रही। क्यों, किस इंसानियत की बात कर रहे हैं जो सो रही है कंबल लपेट के? उस इंसानियत की बात कर रहे हैं जो रोजाना हमारी बच्चियों का जो रेप होता है उसके ऊपर मजाक उड़ा रही है। उस इंसानियत की बात कर रहे हैं जो इज्तिमाई कब्रों के ऊपर खामोश है। उस इंसानियत की बात कर रहे हैं जो वहां पे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के ऊपर 70 साल से खामोश है। सर भाड़ में जाए ऐसी इंसानियत। इनके गले पड़ना पड़ता है तो पड़ जाए, हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे जंग से बचना है, लेकिन जंग हो जाए तो फिर बुज़दिली नहीं दिखानी सर, फिर इंसानियत नहीं हारेगी। लेकिन काजी सईद साहब, सर फैसला तो ये रियासत नहीं करना है ना। जज्बात की कदर करता हूं, आप बिल्कुल आप जी 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 देखिए, आपके जज्बात की मैं बिल्कुल कदर करता हूं, बिल्कुल दुरुस्त आप बात कर रहे हैं। जो नॉर्मल पाकिस्तानी सोचता है बिल्कुल उसी तरह बात कर रहे हैं आप। कोई इसमें दूसरी राय नहीं हो सकती मेजॉरिटी की। लेकिन देखिए, मैं यहाँ न्यूक्लियर वॉरफेयर की बात कर रहा हूँ। हम यहाँ पे कोई नॉर्मल जंग की बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पे ये लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके उस तरफ जाने की बात ही नहीं कर रहे। यहाँ पे जो भी जंग होगी वो कन्वेंशनल वॉरफेयर होगी ही नहीं। प्रॉब्लम तो ये है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, जो भी जंग होगी, एंगेजमेंट होगी, वो लिमिटेड हो ही नहीं सकती सर। कोई बात नहीं, तो न्यूक्लियर ये बोझ के साथ जिंदा नहीं रह सकते। मैंने यही रहनुमाई की है कि जंग कोई भी नहीं हक में, लेकिन अगर हमारे वजूद को वो काट के ले गया, मैंने कहा खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी भी ना करे, 10 साल बाद भी ये वहाँ जुल्म सितम कर रहे थे, अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे थे, तो हम सिर्फ ये गुफ्तगू करेंगे, इसी डर से रहेंगे कि कहीं न्यूक्लियर वार ना हो जाए। क्या हमें उनको कोई जवाब नहीं देना चाहिए? ये गुफ्तगू से, हमारे गानों से, हमारे खामोश रहने से, डू यू थिंक कि भारत अपना फैसला वापस लेके मकबूजा कश्मीर से चले जाएगा, अपनी फौजें वापस ले जाएगा? बिल्कुल। अच्छा काजी सईद साहब, सर फिर हमने बैलेंस ऑफ पावर जो है वो क्यों किया था? हमने एटमी धमाके क्यों किए थे? वही वाली बात जो बार बार सबसे सवाल किया जाता है कि ये जो आपने एटम बम बना के रखे हुए हैं, ये क्या आपने शब बारात पे फोड़ने? तो इनका बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या होता है कि अगले को पता है कि अगर आप कोई स्टेप लेते हैं तो उसको पता है कि आपके पास भी बहुत कुछ है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि अभी जो बात कर रहे हैं हमारे दोस्त,
बात यह है कि ना इंडिया में इतनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है कि हम अगर बम फेंकें तो बच जाएं, ना वो उनमें है कि वो फेंकें। इट इज़ अ सिनेरियो। इस लड़ाई में सबसे खुशनसीब वो लोग होंगे जो मर जाएंगे, एक बात। फिर ना कश्मीर रहेगा, ना कश्मीर का मसला रहेगा, ना कश्मीरी रहेंगे। अब भारत भी तो नहीं ना रहेगा, भारत भी नहीं रहेगा, इंसानियत वहाँ पे 22 करोड़ मुसलमान भी नहीं रहेंगे। कोई बात नहीं। मैं अर्ज़ करता हूँ, बात देखें, जितनी आज़ादी की जंगें हैं वो कौमें लड़ती हैं और सियासी जंगों से लड़ती हैं। जितने इनकलाबात हुए, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, इसके बाद जंगें भी होती हैं। मदीना का जो रेवोल्यूशन बहुत अजीम रेवोल्यूशन था, उसमें भी बाद जंगें में भी हुई। मगर सवाल ये है, या ये सोवियत यूनियन का जो 1917 का इनकलाब था, वो मेहनत कशों ने खुद जीता था। और उसके बाद देखें उसकी आज तक तारीख, आज तक वो कंट्राडिक्शन रिजॉल्व नहीं हुई। वही सवाल है जो आज खड़े मुँह चढ़ा रहे हैं हमारा। बात यह है कि यहाँ मैं एक आपको बात बताऊँ, आप बात करते हैं ना जंग की, मेहनत कशों को इल्म नहीं उनकी ताकत का। अगर आज जिस तरह इंडिया के 20 करोड़ लोग बैठ जाएं और काम सिर्फ कलम छोड़ दें और काम छोड़ दें, उस दिन इनकलाब हो जाता है। किसी जंग की जरूरत नहीं पड़ती आपको मुनज़्ज़म हो कि ये हुक्मरान तबका जो है, जो आपको डिवाइड भी करता है और मारता भी है, जंगें इनके फायदे के लिए होती हैं। ये जंगें इसलिए करते हैं कि नफरतों को उधर भी हवा दें, इधर भी हवा दें और अपना सौदा बेचते रहें। बात क्या है? बात यह है कि आपको सियासी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और मैंने जैसे कहा, जिस वक्त तक कश्मीर की ओप्रेस्ड नेशनैलिटीज़ अब तबकाती बुनियाद पे अपने आप को इस पूरे रीजन के जो पिसी हुई नेशनैलिटीज़ हैं उनसे जोड़कर एक मुतहदा तौर पर सलमान, मुझे इजाजत दे बमों से आप सलमान, सिर्फ 30 सेकंड। ये गुफ्तगू सारी अच्छी होती है, गुफ्तगू कोई भी बुरी नहीं करता। मुझे एक बात बता दे, हमने हजारों प्रोग्राम किए, हजारों बयानात दिए, एक साल से लातदात, पता नहीं क्या कुछ किया। मकबूजा कश्मीर में मसने वाले लोगों का 1% मसला कोई हल हुआ, उन्हें कोई रिलीफ मिला? कोई एक ऐसी बात बता दे। मैं हैरान हूं कि मेरा जिस्म आधा काट के ले गया है। जंग से मैं लड़ रहा हूं, मैं भी नहीं जंग चाहता, लेकिन क्या खुदा ना खास्ता कल को हमारे मुल्क के किसी और हिस्से की तरफ जाए तो हम फिर भी खामोश रहेंगे? नहीं, ये एटमी जंग छिड़ जाएगी। अच्छा, मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे बताएं, बलूचिस्तान के अवाम का मसला हल हो गया है? मुझे बताएं, जो सिंध के अंदर थर्क में बच्चे मर रहे हैं भूख से, वहां तो इंडिया नहीं बैठा हुआ। सवाल क्या है? सवाल यह है कि ये अपने इक़्तिदार के लिए, ज़राए पैदावार के कब्जे के लिए, अरे आज कश्मीर खत्म हो जाए, मोदी मर जाएगा, वो उसको जिंदा रखेगा, उसका तबका उसको जिंदा रखेगा। क्योंकि सर ये वही स्ट्रेटेजी है ना इमरान, ये वही स्ट्रेटेजी है ना जो अमेरिका की भी। आज हमारी लड़ाई खत्म हो जाए, सर बात पूरी सुने, गाजी साहब ठीक बात कर रहे हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये इनकी जरूरत है। मोदी क्यों जाता है बाहर? क्योंकि आम आदमी को पानी नहीं दे सकता, पाकिस्तान को गाली दे दो। इधर से हम भड़कते हैं, हम उसकी मदद करते हैं, हो ये देखो जी सारा तो वो कर रहे हैं। मसला क्या है? मसला तो एक, इंडिया से जितने लोग आते हैं वो कहते हो असी भुख नाल मर गए और तुसी भी मर गए हो यार, ये कर दे की